पॉपुलेशन को लोग सोचते हैं कि बोझ है तो बोझ करके नहीं, अगर आप उन्हें ठीक तरीके से ह्यूमन कैपिटल बनाएं, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करें, उन पे इन्वेस्ट करें, उनको एजुकेशन दें, उनकी हेल्थ पे दें, तो वही ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन से वो आपके देश की जो इनकम है, नेशनल इनकम को वो बढ़ा सकता है। तो ये एक एसेट है, किसी भी देश में पॉपुलेशन का होना अच्छा है। सो एज पॉपुलेशन can work in development of country, development of country. Okay. The people who have knowledge and skill, the people who have knowledge and skill are called human capital. इसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। इफ गवर्नमेंट invest money for education of them and health of them, अगर इसे करेगी हेल्थ, then it is called, अर्षिता तो उसे क्या कहेंगे? ह्यूमन कैपिटल। तो अगर नॉलेज है उनके पास, हाँ बोलो, ह्यूमन कैपिटल का, उसका ह्यूमन कैपिटल का निर्माण हो रहा है ना। गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट कर रही है, उन पे पैसा लगा रही, तो वास्तव में वो क्या कर रही है? ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर रही है, अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड लेबर में बदल रही है। देन इट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। So it can increase manifold to the national income, जो कंट्री की इनकम है उसको बढ़ा सकता है अगर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन किया जाए। ओके, और ह्यूमन कैपिटल तो वो है कि जिनमें स्किल और नॉलेज है वो ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। ओके, नाउ तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अगर ह्यूमन रिसोर्स है और इसको हमें बदलना है ह्यूमन कैपिटल में, तो हमें इसमें कौन कौन सा इनपुट देना पड़ेगा? एजुकेशन, और कौन सा देना पड़ेगा? हेल्थ, और इसके अलावा और एक क्या देना पड़ेगा? स्किल। अगर ये सब कर दिया जाए तो उससे ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। और इस पूरे डायग्राम का नाम क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए, जो ह्यूमन कैपिटल होता है, दे कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ह्यूमन कैपिटल क्या करेगा? ह्यूमन कैपिटल पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पूरी दुनिया में ज्यूस है, ज्यूस का मतलब जो अभी इजराइल में रहते हैं ना यहूदी लोग, वो पूरी दुनिया में रहते थे और उनको बाद में एक छोटा सा कंट्री दिया गया, इतना बड़ा कंट्री दिया गया। अब उसमें भी इतना फिलिस्तीन था और इतना दिया गया, इसमें ये सब पार्ट डेजर्ट था। लेकिन वो इतने शिक्षित थे, उन्होंने छोटे छोटे ऐसे गड्ढे बना दिए, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के उसको इतना हरा भरा बना दिया है कि खुद भी खाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी एक्टिविटी कोई कर रहा है। प्राइमरी एक्टिविटी एक पढ़ा लिखा किसान करेगा, वो बहुत अच्छा कर लेगा। वो हाई वैरायटी ईटिंग सीड भी यूज़ करेगा, कंबाइन थ्रेशर सब यूज़ करेगा।
और एक नॉर्मल किसान है वो सस्ते के चक्कर में खराब कर लेगा फसल को। तो शिक्षा किसी भी फील्ड में हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो या टर्शरी में, इट कैन मल्टीप्लाई मनी। इजराइल वालों ने डेजर्ट को क्या कर दिया, ये ग्रीन लैंड में बदल दिया। ये इसका सीधा उदाहरण है। वहाँ से लोग बुलाते हैं, लोग जो कोई भी डेजर्ट वाले हैं रिसर्च करने के लिए कि हमारे यहाँ भी बदलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी देख लिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो पीपल आर engaged in various kinds of economic activity. What are these? Hello? Hello? Okay, okay, मैं कर रहा हूँ। So, whatever the sectors, economic sectors, the field in which we can earn money is known as economic sectors. तो भारत में जितनी फील्ड्स हैं जिनसे तुम पैसा कमा सकते हो उसको क्या कहोगी? The field in which human capital can earn money is called economic sector. Primary sector is involved only extraction of natural resource. That is production and extraction. Primary sector ये क्या चीज है? प्रोडक्शन and extraction of natural resource. Secondary sector ये ऑन साइट एक्टिविटी है, ये फील्ड से रिलेटेड एक्टिविटी है। जबकि सेकेंडरी सेक्टर इट इज फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चर, जिसमें स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों लेबर चाहिए होते हैं। ओके, जबकि टर्शरी सेक्टर क्या होता है? इट इज सर्विस सेक्टर। ओके, नाउ literate and healthy population are the asset of nation. That is, education contributes to the growth of society and as well as national income. So, literate and healthy people are asset of nation. So, they increase national income as well as they contribute towards the growth of society. Increase national income. Now literacy rate has increased from 18% to अभी 85 हो गया है क्या? ये हमने पीछे लिखा दिया था, चेक करो।
ओके, अभी 2021 का है, कब का है सेंसस? What does it mean by health? Health, it is 2019 में ना, हाँ वो एक हमारे में चार्ट है ना, चैप्टर में लिखा उसी में 85%. It is the property or ability of a body to fight against illness. तो क्या चीज? मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सारे फैक्टर्स हैं. तो यहाँ पर है एबिलिटी टू फाइट इलनेस. इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ इज द प्रियोरिटी ऑफ ए कंट्री. हेल्थ का इम्प्रूवमेंट तो एक प्रियोरिटी हो सकती है. आगे देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? नंबर ऑफ इन्फेंट्स. इन्फेंट्स का क्या मतलब है हर्षिता? हाँ, that is below 1 year who had died per 1,000 people born in that period. Infants, that is child below. 1 साल से पहले कम उम्र के बच्चे, जो 1,000 बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने मर गए, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या किसी साल में 2024 में कितने पैदा हुए कितने मर गए उसको IMR रेशो कहते हैं. 2000 पैदा हुए और 10 मर गए तो फिर हमारे यहाँ उस हिसाब से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 में होता है. तो 10 मरे 2000 में, तो 1000 में कितना मरा? नंबर ऑफ चाइल्ड डाइड आउट ऑफ टोटल बॉर्न इनटू 1000. ये इसका रेशियो लगभग ऐसे ही है. समझ में आ गई बात? कितने मरे, कितने में मरे और इनटू 1000. So it is child below 1 year died. तो इसमें कुछ भी नहीं होगा. क्या यूनिट होगा? आप ये समझो ऐसा होगा कि 2 children per 1000 children. ऐसे अगर लिखना ज्यादा क्लियर करना तो per 1000 children born in that period, in that accounting year, that year, उसको क्या कहेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. हर साल का होता है. इससे पता चलता है जो हमारे किसी भी कंट्री का एक इंडेक्स बनता है, डेवलपमेंट इंडेक्स DPI. तो उससे ये पता चलता है कि हमारा नेशन कितना ऊपर गया कितना नीचे है. उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स लिया जाएगा, हर एक की अर्निंग ली जाएगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, सब कुछ लिया जाएगा. और ये UNO एक कम करता है. तो पूरे दुनिया का लेगा, फिर देखिएगा भारत कहाँ है. ये आप 10th में पढ़ेंगे. डेवलपमेंट इंडेक्स एक बनता है. अब देखें ना, increase in life expectancy is useful in future progress of country. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी इसको क्या कहते हैं? रेट, जीवन प्रत्याशा दर. जीवन प्रत्याशा दर. तो हम अगर आज एक बच्चा पैदा होता है इंडिया में तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 67 ईयर्स है. अगर वही 47 में पैदा होता था तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 ईयर्स थी. क्योंकि बहुत सारे लोग मर जाते थे, कभी प्लेग से मर रहे हैं कुछ. तो कितने एवरेज ईयर ये माना जा सकता है कि ये पैदा हो रहा था 50 साल जिए. अभी हमारे यहाँ कितनी है? 67 ईयर्स है. मैक्सिमम 83 ईयर्स जापान में है. अलग अलग देश में जितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से जो एवरेज लोग जीते हैं, तो सभी की टोटल एज मान लो 10 लोग कितना जिए और डिवाइडेड बाई 10 लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाएगी. तो अपने चारों तरफ देख लो, ये 82 जिया, ये 85 जिया, ये 30 मर गए, 40 में सबको 10 को जोड़ लो और डिवाइडेड बाई 10, तो उस एरिया की आ जाएगी. पूरे भारत को जोड़ लो
किसी साल में, ठीक है। तो इसको जीवन प्रत्याशा दर कहते हैं। द एवरेज एज ऑफ, ठीक है, द एवरेज एज ऑफ एक्सपेक्टेड एज लिख दो, एक्सपेक्टेड एज ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। अगर आज पैदा हो रहा है तो जो फैसिलिटी सब देखते हुए वो कितने साल जी सकेगा, या भारत में कितना हाइजीन है, कितना क्लीनलीनेस है, सैनिटेशन, इन सबको देखते हुए, सुविधाओं को देखते हुए वो उसको जीवन प्रत्याशा करते हैं। द एवरेज एक्सपेक्टेड एज ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, इसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहेंगे। तो मैं वर्ल्ड में आपको दिखा देता हूँ कि अलग अलग जगहों पर मैप में देख लो कि जीवन प्रत्याशा दर कितनी कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इन वर्ल्ड में देख लो। अब इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है सबसे ज्यादा कहाँ जी रहे हैं, जापान में कितनी दी है। वैसे तो यहाँ से देखने में भी पता चल रहा है, लेकिन मैं आपको अलग से मैप में भी दिखाऊंगा कि जापान की कितनी है। 83 है स्विट्जरलैंड, इन सब में अगर देखा जाए तो भारत कहाँ आएगा, तो 83 ईयर्स और 2 महीने जीत जाएगा, मतलब 0.2। तो अब यहाँ पर देखो इंडिया कहीं इसमें आ रहा है, ये बहुत नीचे है। ईरान, कतर, क्यूबा में तो इंडिया का नाम भी नहीं दिखा। इंडिया हाँ कहीं दिखा और नीचे दिख रहा है क्या? अभी और नीचे होगा भाई, 60 क्या दिख गया? ये आया 70 साल। तो आप तुम्हें समझ में आया लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरे वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखो, इससे ये पता चल रहा है सबसे ज्यादा वाले लाल हैं और उससे कम, सबसे कम देखो अफ्रीका में नीले नीले भी हैं, पिंक पिंक, और सबसे ऐसा भी जहाँ बहुत कम लोग नीले तक। 0 वाले तो कोई नहीं कि पैदा होते ही मर जाए। 40 वाले हैं, 40 वाले पर्पल वर्पल देख लो, यहाँ सबसे कम है सूडान, केन्या। और ग्रीन वाले कहाँ है 70। और इंडिया का कैसा है, इंडिया भी थोड़ा ग्रीन ही है, ठीक है। तो तुमको पता चल गया। आगे बढ़े, यहाँ 70 साल जिएगा कोई ना। नेक्स्ट इज देखो, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। People as resources, unlike studies. आपकी क्लास 11 की पूरी जर्नी में क्लास का Now, क्लास 11 की पूरी जर्नी में क्लास का तो यहाँ तक की बात हो गई। हम लोगों ने अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख ली, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज 2 तरीके की भी होती है, एक मार्केट एक्टिविटी और एक नॉन मार्केट एक्टिविटी। So if we are producing for self, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन मार्केट एक्टिविटी। If someone produces or manufactures for self और family, अगर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें,
तो फिर ये हमारी नॉन मार्केट एक्टिविटी है। और अगर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपना ज्ञान बेच सकें तो ये मार्केट एक्टिविटी। सो इफ समवन क्या करे बताइए, सेल्स द प्रोड्यूस, सेल्स द जो उसने पैदा किया, या प्रोड्यूस या सर्विसेज इन मार्केट, तो उसे क्या कहेंगे, मार्केट एक्टिविटी। और अगर घर के लिए किया जाए तो नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब देखो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हो रहा है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, इसके लिए तुम्हारे बुक में एक अच्छा एग्जांपल दिया गया है। अभी किसका एग्जांपल है, अभी मैं बता रहा हूँ, बुक में दिखाया आएगा तो बता देंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। If person is willing to do something but he does not get a job, तो उसी को क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। करना चाहता है लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस है, जो गवर्नमेंट है, वो उसको जॉब नहीं दिला पा रहा है, या उसकी सोसाइटी, उसे क्या कहेंगे, हाँ। If person is able to and willing to do job, do job but does not get a job is called unemployment। वास्तव में does not get a job as per his ability होना चाहिए, जिसकी जितनी एबिलिटी है वैसा ही इसको जॉब मिलना चाहिए। अगर कोई उससे कम है तो अंडर एम्प्लॉयड भी बोला जाए, अनएम्प्लॉयमेंट। कई बार ऐसा देखा गया कि एमएससी पास और पीएचडी वाले भी रिक्शा चलाते देखे गए, या ऑटो रिक्शा वाले भी देखे गए। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन में देखा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए, इन रूरल एरियाज देयर आर सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इन अर्बन एरियाज देयर इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन रूरल एरिया, जिसके बारे में हम लिखवा चुके हैं, तो देयर इज, कैसा है बोलो, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड। 2 लोग खेत में काम करने के लिए चाहिए, 5 कर रहे हैं, तो ये छिपी हुई बेरोजगारी है। डिस्गाइज्ड का क्या मतलब होता है, छिपी हुई बेरोजगारी, पता नहीं चल रहा है। बट हाउएवर इफ 3 ऑफ देम आर डिस्प्लेस्ड और सेंड टू अर्बन, वो शहर चले जाएं, तो तब भी क्या उनकी फील्ड में कुछ परिवर्तन आएगा प्रोड्यूस में, तो वो दे कैन डू बेटर देयर। In place of sharing the produce and the margin, they can go to city, do some job, तो यहाँ भी पैसा मिलता रहेगा, वहाँ नया कमाएंगे, ऐसा। तो disguised unemployment, इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। और ये सीजनल है, जैसे कटाई हुई, बुआई हुई, तब तो उनको काम मिल गया। जबकि इन अर्बन एरियाज में क्या होता है, इन अर्बन एरियाज देयर इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। If a person is not getting job in some months of the year, then it is seasonal unemployment. If a person is educated in city, तो वो क्या करेगा बताओ, that cannot pull the rickshaw, something नहीं करेगा, that person prefers to sit back at home, so that is educated unemployment। अगर अनएजुकेटेड है तो वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन एजुकेटेड पर्सन जो उसने अच्छी सोसाइटी देखी, अच्छे क्लासरूम में बैठा है, उससे कहो ठीक है अब ईंटा ढो, तो ढोने जाएगा क्या है, वो डिग्निफाइड जॉब करना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रिवेलिंग। तो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज, इवन पर्सन्स आर डूइंग ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स बट अनेबल टू गेट जॉब, सो सच काइंड ऑफ
unemployment is called uneducated unemployment. Okay. Now, employment scenario in three sections does not match with each other. Agriculture. तो एक और भी बात है कि हमारे यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन वहाँ उतनी जॉब ना हो या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, ऐसा बिहार में देखने को मिलता है. There the persons are more than educated, whatever is needed. However, there are no jobs, no infrastructure developed by the government. इतनी वहाँ फैक्ट्रियाँ ही नहीं आती काम करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का वैसा सपोर्ट नहीं है. तो ऐसी स्थिति में हेलो, अब देखो, मेरा कहने का मतलब है इट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. हम ये नहीं कह सकते हमारे यहाँ इस 60% अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा नहीं कर सकते. कहीं कहीं जॉब ज़्यादा है, करने वाले काम है. अब जैसे गुजरात में इतनी फैक्ट्री है, उनको मिल जाए, अरे तुम MBA पढ़ो, आओ हमारे यहाँ कुछ कर लो, वो ऐसे बुला लेते हैं क्योंकि वहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है. राजस्थान में मैंने यहाँ B.Ed किया, तो वहाँ देखा कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश कुछ नहीं आती है, B.Ed कर रहे हैं साथ में बैठे. और वहीं अगर जो बिहार के 10th और 12th के मैट्रिक पास हैं, उनको उनसे ज़्यादा आता है. तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है. कहीं जॉब ज़्यादा है तो लोग कम हैं, और कहीं लोग पढ़े लिखे हैं और जॉब कम है. सो सच काइंड ऑफ डिस्पैरिटी इज सीन इन इंडिया. तो क्या ये लोग केरला नहीं जा सकते, गुजरात नहीं जा सकते? तो कई बार लोग अपने स्टेट को या सिटी को छोड़ना ही नहीं चाहते. दे प्रिफर टू रिमेन इन देयर सिटी, है ना? क्या कुछ माइग्रेट करते हैं, देयर आर सम माइग्रेशंस, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत फैक्टर्स की वजह से ना भी कर पाते हों. तो इस तरीके से देयर इज ए डिस्पैरिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. लोगों में विषमानता है, सब स्टेट एक जैसे नहीं, ये भी चीज़ कही. अब देखो, employment scenario does not match with each other. Agriculture is the most labor absorbing sector of economy. Agriculture में तो labor absorbing सबसे ज़्यादा है, और some of the surplus labor in agriculture has moved to secondary और tertiary sector. Agriculture में अगर ज़्यादा लोग होंगे तो क्या करेंगे बताओ? बहुत सारे मजदूर हैं, किसान हैं, तो वो फैक्ट्री में चले जाएंगे. आसपास कोई फैक्ट्री है, चीनी मिल, कहीं कुछ हो रहा है, चले जाएंगे. कहाँ जाते हैं? लेबर अगर मान लो किसानी है, सरप्लस है मान लीजिए कहीं पर, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दे विल गो टू फैक्ट्री. वहाँ पर भी तो अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती होगी, वहाँ चले जाएंगे. अच्छा, आप जरा देखिए, इन स्मॉल इस सेकेंडरी सेक्टर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग. कई ऐसे कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री होती हैं, वहाँ 20-20 लोग एक साथ काम करते हैं. जो बड़ी फैक्ट्री है उसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दे आर यूजिंग हाई टेक मशीन्स. हाउएवर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दे आर यूजिंग द लो कॉस्ट एंड लेस डेवलप्ड मशीन. तो ऐसी स्थिति में वहाँ ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, मैन पावर ज़्यादा है. ये चीज़, इसके बारे में गांधी जी ने भी क्या कहा है, दैट इज, अब देखिए, ये कहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी. उन्होंने कहा है कि हमारी जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सतत पोषणीय विकास. जरूरी नहीं है कि तुम अमेरिका की तरह भागो. अमेरिका में बहुत हाई टेक ज़रूरत हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी उनको ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ लोग काम करने के लिए ही नहीं है. एरिया बहुत बड़ा है, वो उसे एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन नहीं, वो खेती करने के लिए लोग नहीं हैं. तो इंडिया वालों से कहा, जवाहरलाल नेहरू से कहा कि ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत आगे बढ़ गए, एक मशीन से 100 लोगों का काम ले रहे हो. तुम धीमे काम लो, सबको रोजगार मिले, सबके हाथ चले, वो ज़्यादा ज़रूरी. सस्टेनेबल हो, वी आर गेटिंग टू जॉब इन एवरी हैंड, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टू कम्पीट विद वर्ल्ड. जरूरी नहीं है, ठीक है वर्ल्ड के साथ एक स्तर पर कम्पीट करो, बट पीपल शुड एंगेज इन जॉब. इकोनॉमिक एक्टिविटी इज मच इम्पॉर्टेंट. समझ में आई बात कि नहीं? अब आगे देखें. इन टर्सरी सेक्टर्स देयर आर बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? इसलिए
बायोटेक अभी एक नया तुम्हें 11th में मिल जाएगा ये सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या समझती हो? बोलो। ठीक है, बायोटेक का क्या मतलब है कि जो टर्सरी सेक्टर है वहाँ नए न्यू इमर्जिंग एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो रही है बायोटेक, इसका क्या मतलब है? दीज आर द न्यू फील्ड्स इमर्जिंग आउट। चलिए, सो देखिए जो एक्सेस लेबर है ऑफ एग्रीकल्चर शिफ्ट्स टू, इस सेंटेंस को श्रेया कंप्लीट करो। बताओ। हाँ बताया करो, ऐसे बैठने से क्या होगा? अभी तो बताया है, वो नियर बाई फैक्ट्रीज है फॉर लेबर जॉब, फॉर लेबर जॉब इसमें चली जाएगी। इसके अलावा ठीक है, इन सेकेंडरी सेक्टर जो कॉटेज इंडस्ट्री, हाँ से ऐसे को कंप्लीट करो, इज बोलो दीदी। इस लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर, जो हम एक है कि बहुत हाई स्केल इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, तो वहाँ लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी जहाँ माचिस बन रहा है, बीड़ी बन रही है, वहाँ 20-20 लोग लगे हैं, और बहुत बड़ी फैक्ट्री में तो 10-15 में भी काम चल गया, लेकिन छोटे स्तर पर तो सब बैठ बैठ के एक साथ काम करते हैं। सो ये कैसा सेक्टर है बताओ? लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर। अब जरा देखो तीसरी चीज, इन टर्सरी सेक्टर न्यू इमर्जिंग सेक्टर कौन कौन से हुए? सेक्टर न्यू इमर्जिंग सेक्टर्स आर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के फील्ड में चाइना ने बहुत काम कर दिया है। ये देखो that it is ये देखिए फार्मिंग इन चाइना, तो चाइना इज वेरी मच एडवांस्ड इन, यही देख लो इनके यहाँ फार्मिंग में कितनी तेजी से, चाहे कुछ भी हो, छोटे छोटे चीन वाले लोग कि वो हर एक चीज को बहुत बड़े साइज का उगा रहा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत चीजें पता चलेगी कि छोटे से पेड़ में इतना इतना उगा लेते हैं। इट इज ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने देखा एक पपीते में बहुत बड़ा पपीता है और एक में बीज नहीं है, तो दोनों के डीएनए को लेकर के एक का पॉलन लिया, एक का जो फीमेल पार्ट है और एक का पॉलन लिया, उससे उसमें मिला के एक बना दिया नया डीएनए, उसको हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, वो पपीता हुआ। हर एक चीज में हाइब्रिडाइजेशन। आम ज़्यादा मीठा है, अमरूद नहीं है, तो आम और उसका करा दिया हाइब्रिडाइजेशन, तो अमरूद भी मीठा हो गया। उन्होंने जिसको जैसे करना है, एनीथिंग दे आर मेकिंग स्वीट, और जैसा करना है उनके यहाँ का शुगर केन इतने बड़े बड़े होते हैं, जो जैसे चाहते हैं। उन्होंने सब्जी का तरीका ही बदल दिया। फार्मिंग का सिस्टम चाइना का बहुत एडवांस है। उनकी 80% ज़मीन डेजर्ट है, लेकिन 20% ज़मीन में वो इतना उगा लेते हैं कि अपनी 140 करोड़ जनसंख्या का पालन करें। इस चीज़ को बायोटेक कहते हैं। बायोटेक में क्या होता है बताओ? दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। बायोटेक में क्या है कि डीएनए को डीएनए से जोड़ना। तो कितना डीएनए, इसको कहा रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इसको काटा इसमें लगा दिया। तो सब उन्होंने पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, सबके स्पर्म्स कलेक्ट कर लिए हैं। उन्होंने बोला अच्छा इसकी नाक ऐसी है तो इसका ये हिस्से का ऐसी नाक का ऐसा इसका, और सारे ओवम कलेक्ट कर लिए हैं। तुम कहो कि भाई हमें एक ऐसा बच्चा दो जो हिटलर जैसा क्रूर हो, इंदिरा गांधी जैसा चतुर हो, सूरदास जी जैसा ये हो, कालिदास जी जैसा, वो पूरा लिस्ट दे दो, ठीक है, आ जाना और 9 महीने बाद ले जाना।
वो सब ये यही है, दिस इज द बायोटेक। आप 12th तक पढ़ो और 12th के बाद आप ये करो बीटेक, उसके बाद आपकी 40,000 की तो नौकरी पक्की ही पक्की है बायोटेक ऐसी फील्ड में, क्योंकि इसको इट इज़ द थ्रस्ट एरिया ऑफ कंट्री। बात समझ में आई? थ्रस्ट एरिया का मतलब इसमें बहुत सारे एब्जॉर्बिंग जॉब्स हैं, बिल्कुल अभी 5 साल पहले ही शुरू हुई है। तो जो बच्चे लेते हैं इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। किसानों में, खेती में, जहाँ सीड अनुसंधान केंद्र होता है ना, बीज अनुसंधान केंद्र, सीड डेवलपमेंट सेंटर, उन सब जगह काम चलता रहता है। ऐसा ही इंडिया को बनाना चाहते हैं जो गवर्नमेंट, हर चीज़ बहुत बड़ी बड़ी हो, एक तरबूज एक ट्रक में आए ऐसा। क्या सस्टेन रहेगा? क्यों सस्टेन नहीं रहे? क्या चीज़ सस्टेन नहीं रहे? हम अगर मान लीजिए हाइब्रिड सीड कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी हमने बदल दी। ऐसे कॉलीफ्लावर, खोल रबी, जैसे अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कैबेज, ये सब तो हम ही लोगों ने बनाई। क्या जंगली गोभी खाने लायक थी? और हम उसको कितने दिनों से खा रहे हैं, इसने हमारे उसको कितना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे पपाया आने लगे जो सीडलेस हैं, तो दुनिया ऐसा कर रही है। किसी ने ऊंचे स्तर पर किया है तो मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ती, ऐसा तो सस्टेन का नहीं, बस ज़मीन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेगा वो आपको देना है, ये चीज़ है। लेकिन पेट तो भर सकती है ना। जो हो रहा है दुनिया में उसको सारी दुनिया अच्छा है तो कम्पीट करना चाहिए। बायोटेक है, और किस किस फील्ड में है? IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इसका क्या समझती हो? These are जो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड, अभी इंफॉर्मेशन ड्रिवन है। तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा आगे, एवरीथिंग इज गेटिंग कंप्यूटराइज्ड। तुम्हारी जो तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हारी इंफॉर्मेशन ही कई लाख की है। वॉट एवर यू आर डूइंग, जो तुम सर्च कर रही हो यूट्यूब में, कुछ भी कर रहे हो, उससे पता चलता है कि भारत के लोग की क्या डिमांड है, वो क्या सर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ प्रोडक्ट भेजे जा सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तुमने अमेजन में, तुमने सिर्फ सर्फिंग की अमेजन में, तुमने 1 रुपये का नहीं खरीदा, लेकिन तुमने क्या सर्फिंग की, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसको बहुत सारी कंपनियां देखती हैं, ट्रैक करती हैं। आप कुछ भी अगर नेट पे सर्च कर रहे हो, इट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑन दैट बेसिस यू कैन बी ट्रैक। जब तुम्हारे पास मोबाइल है तो तुम ट्रैक किए जा सकते हो तुम कहाँ हो, और बटन दबा के तुमको ब्लास्ट भी किया जा सकता है। इट इज़ ऑल, ये हो रहा है। इजराइल के वारफेयर में कमरे से ही तो युद्ध लड़ रहा है, उसको कहीं जाने की जरूरत है क्या? वो नाम दबाता है इस्माइल हानियान, उधर दब गया ऐसे मर गया वो, जिसको चाहे मार रहा है। इट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको कुछ करने की जरूरत है। आप यू एंड योर डेथ मीट्स ओनली एट ए बटन डिस्टेंस। इवन योर ऑल इंफॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो यूज़ कर रही हैं। तुम जो सर्फिंग करोगे उसी के बेसिस पर वो वैसे ही मैटर्स वैसे ही वीडियोस में डालेगी, और हर चीज़ दिख रही है इसी के बेसिस पर। तुम अपना चेहरा दिखाओ, चेहरा विद ताक धूम धूम डांस, तो चेहरा तुम्हारा डाल के वो ताक धूम धूम करेगा, वैसे ही सब कुछ करेगा, वैसे ही बना के तुमको कह देगा डांसर बना देगा, सिंगर बना देगा। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन समझ आया? किसी कुछ भी गाना डालो, कुछ आजकल सीखने की जरूरत नहीं, सिंगर बना देगा। ऐसे भी है पार में कि तुम कुछ भी गाओ, वो उसको मॉडिफाई करके सिंगर ऐप में डाल देगा, तुम्हारी ही आवाज़ लगेगी, ये है ना। सो दीज आर द न्यू एप्स, अलग अलग हैं। अब आगे देखिए नाउ, अब आप देखिए टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन। What do you understand by people as a resource? That is people of a country are its important resources.
are educated, skilled and healthy. These are more important, superior than land physical labor. फिजिकल लेबर का मतलब है कि फिजिकल रिसोर्स इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल रिसोर्स में क्या आता है? इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्री आ गई, कारखाने आ गए, जमीन और, क्योंकि ह्यूमन आर द ओनली यूजर ऑफ दिस। ह्यूमन अगर यूज कर सकें तो सऊदी अरबिया की ऐसी दशा होती कि आधा तेल तुम ले जाओ, बस हमारा निकाल के दे दो, इतनी बुरी दशा। अफ्रीका की ये दशा होती, सारी सोने के हीरे की खाने वही है, सबसे गरीब वही है, वो निकाल ही नहीं पाता। इन सब से लैंड और फिजिकल रिसोर्स में कई चीजें आती हैं, मनी, फैक्ट्री और मशीन्स। इन सब से ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? एज ह्यूमन कैन यूटिलाइज अदर रिसोर्स, human can utilize resources. Okay. How is human resource different from other resources? Question number 2. How human resource is different from other resources like land and physical capital। यानी क्या ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल से ऊपर रखा जाए? सो यस, एज ह्यूमन कैपिटल, डेल कार्नेगी की पुस्तक है चिंता छोड़ो सुख से जियो, दैट इज स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो उसमें ये बात उसने दिखाई, ये बेस्ट सेलिंग बुक है कि कई लोग अरबपति से गरीब बने तो वो आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन उनको कुछ मोटिवेट करने वाले लोग आए तो बोला कि जीवन तो बहुत आ गया, वो फिर से अरबपति बन गया। इवन ये जो एक मैकडोनल्ड्स की जगह एक और कौन बर्गर बनाता है, बर्गर उसके और एक है, हाँ कौन सी, KFC। तो KFC जो है केंचुकी फ्राइड चिकन है। केंचुकी फ्राइड चिकन में क्या हुआ कि उसकी माँ मर गई और उसने सिर्फ उसको एक चिकन बना, वो फ्राइड चिकन को बनाने की रेसिपी दे के मरी और उसके पास कुछ पैसा नहीं था, तो उसने सिर्फ उसी रेसिपी को पहले 800 घरों में ले जाके गया बना के, बोला ये मैं ऐसा फ्राइड चिकन बना के लाया हूँ कि 20 दिन रखने पर भी ये प्रिजर्व रहेगा। एक बिका 800 घरों में पहला चिकन बिका, लेकिन उसके बाद उसने धीरे धीरे उससे वो हताश हो जाता तो हो जाता, उसने हताशा नहीं की और बढ़ते बढ़ते आज देखो कितने देशों में उसकी कितनी मल्टीनेशनल मल्टी ब्रांच शाखा से, वो इतना गरीब था कि वो पहले खुद बेचा करता। तो देयर आर द स्टोरीज, इससे क्या पता चलता है कि ह्यूमन ज़्यादा जरूरी है, पैसा होना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ह्यूमन ठीक है, तो धीरू भाई अंबानी एक गांव से आए थे, देखो अरबपति बन गए, तो उनके लिए कुछ नहीं है। तो आदमी का टैलेंट सबसे बड़ा ना, ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइजेज द लैंड एज वेल एज फिजिकल कैपिटल। लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल ओनली कैन बियर द लॉस एंड प्रॉफिट। वो दोनों में तो उसको वो कर सकता है ना, बैलेंस कर सकता है, मेक बैलेंस। लॉस है तो सह जाएगा और अपने इंस्टीट्यूशन या कंपनी को खड़ा रखेगा, ये बड़ी बात नहीं है। सो ह्यूमन कैपिटल मेक्स बैलेंस बिटवीन
लॉस एंड प्रॉफिट। ह्यूमन कैपिटल कैन मल्टीप्लाई द प्रॉफिट, ठीक है, कैन कन्वर्ट लॉस इनटू गेन बाय इट्स स्किल एंड नॉलेज। ह्यूमन कैपिटल ये भी तो कर सकता है। ह्यूमन कैपिटल कैन कन्वर्ट लॉस इनटू प्रॉफिट by its skill and knowledge। वही सिंगापुर है, उस सिंगापुर को कोई लेना नहीं चाहता था, वो कहता था हमें आज़ाद नहीं करो। उसके ऊपर इंडोनेशिया है ना, मलेशिया से कहता था हम इतने गरीब हैं, मलेशिया कहता था नहीं तुम भिखारी हो, गरीब हो, जाओ हमारे पास से। और वो नहीं कहता हमें मत आज़ाद करो, अपने साथ रखो, खाने कपड़े का जुगाड़ हो जाए। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा लीडर आया आज़ाद हो जाने के बाद, उसने सबसे पहले वहाँ के बच्चों को एजुकेशन दी, बेसिक एजुकेशन। उनको एजुकेशन में दिखाया कि आपस में बॉन्डिंग कैसे। वो अलग अलग सोसाइटी थी, कुछ चाइना की आई सोसाइटी थी, कुछ मलेशियन थे, कुछ वहाँ के इंडिजीनियस थे, है ना। तो उन सबको उसने एक जैसा करना सिखाया। और उसने वहाँ पर पोर्ट थे, देखो ये इंडिया है, यहाँ पर कहीं है। तो अभी वहाँ पर घूम के भी आए, जो हमारे पीएम भी एक बार गए हैं, तो उसने यहाँ आने वाले सारे पोर्ट को बोला कि तुम यहाँ रहो, हम तुमको फ्री में अपना पोर्ट देंगे, कोई किराया नहीं लेंगे। ऐसे नई नई योजनाएं चलाई। गरीब तो था ही, लेकिन उसने कोई पैसा नहीं लिया और बोला हम तुम्हें सेवा भी देंगे, तो यहाँ तुम रह सकते हो। जब उससे लोग वहाँ पर धीरे धीरे उसका जो पोर्ट डेवलप हुआ, फिर उसने कहा कि तुम हमारी ज़मीन पे फैक्ट्री भी खोल सकते हो, हम तुम्हें उसका पैसा नहीं लेंगे, हाँ जो तुम कमाओगे धीरे धीरे हमारी ज़मीन का पैसा दे देना। ऐसे ऐसे ऑफर निकाले। तो मतलब तुम हमारे रहो, जैसे जैसे कमाना। तो फैक्ट्री को ये भी अच्छा लगा कि सामान रख के यहीं उत्पादन करके फिर यहाँ से प्रोड्यूस, जब सेकेंडरी तुम एक्टिविटी करना वो सामान आगे ले जाना, कच्चा माल क्यों ले जाते हो। तो वहाँ पर रह रह करके लोगों ने ज़मीन का भी उनके पैसा दिया। और सारे लोग जो गरीब थे, अनस्किल्ड को सबको काम मिल गया। उन्हीं में से उसने कुछ को कहा कि ठीक है कि हम ऐसे तो हम मजदूर ही रह जाएंगे, हम तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे उसने लेबर क्लास बना दिया। फिर कुछ उनमें से लोगों को उसने हायर किया कि इनको हाई टेक स्किल देनी है, तो उसने स्किल फ्री में दी, ठीक है, स्किल फ्री में दी। और ये कहते हुए कि जब तुम्हें काम मिल जाए तो उसमें से कुछ परसेंट, 2% या 3% तुम गवर्नमेंट को दे दो, ना मिले तो बस स्किल लेके घूमो। पैसा नहीं लिया स्किल देने का। लेकिन जब लोग स्किल हो गए, यहाँ जो जहाज उतरने लगे, तो उनसे वो खुद सामान लेने लगे। और आज सिंगापुर में हम और सिंगापुर एक साथ आज़ाद हुए थे, जहाँ हमारे यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 17,000 रुपये है महीने, वहाँ 1,70,000 रुपये, हमसे 10 गुना आगे निकले। ये सब किस वजह से हुआ? क्योंकि उन्होंने किस पे इन्वेस्ट किया? अपने ह्यूमन कैपिटल के 10 मिनट का वीडियो देखोगे तुम हैरान हो जाओगे कि ये सिंगापुर ऐसा था, ऐसा हो गया, है ना। और फिर वहाँ के लोग, अभी मुझे नाम नहीं पता, वो अपने नेता को भगवान मानते हैं। तो अगला देखिए, इट इज द ह्यूमन। तीसरा देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सवाल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रोल ऑफ एजुकेशन इन, ये व्योम सिंगापुर की कहानी है ना। चलिए मैं फिर थोड़ा सा बता रहा हूँ, पता चले। इट इज वेरी मोटिवेटिंग। से हीरो बनाया है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन। लोगों को पढ़ाया लिखाया, जो अभी बता रहा ड्रग और ओपियम के अफीम पीते थे, ड्रग एडिक्ट थे, उनको बना दिया पढ़ा लिखा। सो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इनपुट। वहाँ के लोगों से कहा तुमको सिविल राइट्स चाहिए कि मनी। उन्होंने कहा हम सिविल राइट्स लेके क्या करेंगे, हम तो गरीब हैं, चरस गांजा पीते हैं, हमको मनी चाहिए। बोले फिर जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो।
वहाँ सिविल राइट्स कम है हमसे। वहाँ कोई लोग ऐसा नहीं है कि आज मन नहीं कर रहा है तो 4 घर तोड़ दिए, 3 टेम्पो तोड़ दी, 2 बस तोड़ दी, वैसा नहीं कर सकते। तो वो सिविल राइट्स जो यहाँ पे हैं वो नहीं है। सरकारी संपत्ति नुकसान नहीं पहुँचा सकते, ये सब कर्व कर लिए और लोगों को पैसा ही पैसा दिया। बात समझ आ गई? अफीम की खेती, अफीम एक नशा होता है जो अफगानिस्तान में ओपियम की खेती होती है। अफीम, चरस, गांजा, उससे सब बनता है। हेरोइन है। हाँ। Education is an important input for growth of individual. So ये देखो, it is important input, तुमको input बताया था, input for human capital formation, यही तो बताया था, human capital formation। जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है वो क्या कर सकती है? कैन, ठीक है, एड द प्रोडक्टिव पावर ऑफ कंट्री। किसी कंट्री को आगे बढ़ा सकती है। एंड दे कैन ऑल्सो, अगर जिस देश में एजुकेटेड पर्सन नहीं होंगे वहाँ टर्सरी सेक्टर से ज़्यादा कमाई नहीं हो सकती। भारत में टर्सरी सेक्टर से बहुत ज़्यादा कमाई होती है। हम लोग सेवा क्षेत्र में, मालूम है, दूसरे देशों में बैंकिंग और ये सब, इन सब में हम बहुत आगे हैं। हमारे लोग जाते हैं कई काम इंजीनियरिंग में जाते हैं। सऊदी अरब और इन सब में गल्फ कंट्रीज में किससे जाते हैं? इंजीनियरिंग में, माइनिंग में सब काम करने। तो जो एजुकेटेड पर्सन है दे कैन डू टर्सरी जॉब एज ए NRI इन डिफरेंट कंट्रीज एंड सेंड मनी टू कंट्री। सो एजुकेटेड पर्सन क्या करेंगे बताओ? प्रोडक्टिव पावर, दे कैन अर्न, ठीक है, दे कैन अर्न more money and increase GDP of country, या contributes toward GDP of gross domestic produce of country। जो जितना सकल घरेलू उत्पाद है उसको बढ़ा देते हैं ना। ओके, They also spread education to them who are not educated। तुमको अलग से टीचर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो किसी देश में बम गिरता है तो उसको 14 से 50 साल के लोगों को बचाना चाहिए कि 50 से ऊपर वालों को, कि 0 से 14 साल। 14 से अगर 50 को बचाएगी तो उसकी बैकबोन बची रहेगी। और फिर अगर उनके आगे और भी बच्चे होंगे तो उनको पढ़ा ले जाएगी। और जो 0 से 14 उनको तो नेशन को बिल्डअप करना पड़ेगा। उसने सारा पैसा, सारा इन्वेस्टमेंट 14 से 50 के बीच में ही तो खर्च किया है। अब उनकी नेशन को देने की बारी है। तो इसलिए सबसे पहले उसे किसे बचाना चाहिए? 14 to 50 वाले को बचाएगी, इकोनॉमी भी बची रहेगी, सिक्योरिटी भी बची रहेगी। देश की सिक्योरिटी में वही कंट्रीब्यूट कर रहा है, उनको पहले बचाना चाहिए क्योंकि वो छोटे बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। द एजुकेटेड पर्सन कैन गिव एजुकेशन टू अदर्स। इसीलिए तो कोरोना काल में बच्चों का नंबर सबसे बाद में आया टीका लगने का। बच्चों को क्यों टीका बाद में दिया गया? पहले उनको दिया गया। एजुकेटेड पीपल कैन एजुकेट अदर्स। ये बात हो गई। What is the role of health in human capital? So health का भी क्या कोई रोल है? What is the role of health in human capital? Now, health is another important factor which increases the potential or the
अब वो पोटेंशियल बढ़ाती है और वर्किंग एबिलिटी ऑफ वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास को तुम समझती हो ना, जो वर्किंग क्लास जो काम कर रहा होगा तो उसकी प्रोडक्शन एबिलिटी क्या बढ़ा सकती है, जो बीमार नहीं पड़ेगा, उसी को प्रमोशन मिलता है हर जगह। हमारे यहाँ के लोग डॉर्मेट्री में या दुबई में रहते हैं बहुत रिगरस कंडीशन में, जबकि दूसरे यहाँ के लोग वो यूरोप से बुला के ले लें वो नहीं रह सकते। यूरोप के जो लेबर है ना, दे आर नॉट वो टफ एंड बहुत ज़्यादा वैसे नहीं हो सकते। वी कैन लिव इन द डिप्राइव्ड कंडीशन देन ऑल्सो कैन परफॉर्म बेटर। तो समझ में आया क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है। तो वहाँ पर जैसे दुबई में और सब जगह शेफ रहते हैं वैसे नहीं रहते ये जो लेबर यहाँ से जाते हैं खनन के लिए या माइनिंग के लिए। उनको ऐसे बहुत 200 लोग एक डॉर्मेट्री में रहते हैं, और कई बार वहाँ के एसी के फेल हो जाने पर 200 लोग एक साथ मारे भी जाते हैं, अंडरग्राउंड में रहते हैं। बात समझ में आई? सो वी आर वर्किंग अंडर इन कैसी कंडीशन में? दैट इज डिस्पेयर्ड कंडीशन जहाँ पर भी है। तो इफ country the population is healthy then it increases the production ability ना। एजुकेटेड हो, अगर हेल्दी हो तो ही एजुकेटेड भी हो सकते हैं, नहीं तो यहाँ 10 दिन स्कूल नहीं आओ 20 दिन कहीं नहीं जाओ तो उससे क्या होगा? ठीक है। इफ पीपल ऑफ वर्किंग क्लास इज हेल्दी then it increases the production ability of country. इसलिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट बिकम्स ए कंट्रीज लायबिलिटी। अगर हेल्थ है तो वो कंट्री का ऐसा ना करो उसके बाद में से कुछ मुझसे कहा है ना। चलो इफ आइए सेंटेंस पूरा करो श्रेया। इफ बताओ, ये आज का तीसरा प्रश्न है तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं। इफ ए पर्सन इज हेल्दी, तो बालों से ही खेल रही थी, पर्सन इज हेल्दी देन इट इज एसेट ऑफ कंट्री। ठीक है, चौथा प्रश्न बताना है। अदरवाइज, अच्छा अदरवाइज के आगे तो बता ही सकती है। हाँ, अदरवाइज इट इज लायबिलिटी, जिन बोझ होता है। हेल्दी नहीं है, 2-4 बीमारी लेके बैठा है, बाद में वो कहेगा कि हमको जो स्पेशली एबल्ड हैं तो हमको आरक्षण भी दो, बैंक पे बैठा रहेगा। समझ आई बात कि नहीं? तो ये भी चक्कर होता है। हेल्दी है तो ये ओके, तो हेल्दी होना बहुत जरूरी है। जापान के लोग आज हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, तो थोड़े होने पर भी जापानीज लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। Question number 5. What part health plays in individual working life? एक वर्किंग लाइफ भी होती है, वर्किंग लाइफ होती है, और एक क्या होता है, रिटायर्ड लाइफ होती है, एक चाइल्डहुड लाइफ होती है। जिस समय तुम अर्न कर रहे हो वो लाइफ क्या कहलाती है? वर्किंग लाइफ। तो क्या उसमें कुछ हेल्थ का कोई रोल है? नाउ सो हेल्थ इज mental, physical and social well-being. Mental, physical and social well-being of a person. It is not only the freeness from disease.
ये रोग से मुक्त होना नहीं है, ये क्या है? इट इज नॉट ओनली फ्री फ्रॉम डिसीज बट वर्किंग at far to the same age group of people. जहां पर 14 साल के लिए लड़के के लिए दौड़ना उसकी हेल्थ है, वहीं 70 इयर्स के बूढ़े के लिए वॉकिंग ही उसकी हेल्थ। अपने एज ग्रुप के पीपल की तरह तुम अगर काम कर सकते हो तो तुम हेल्दी हो, और नहीं कर सकते 14 साल के लिए दौड़ना हेल्थ है, अब बूढ़े के लिए वॉकिंग ही कर लेना है। समझ में आई बात की नहीं? दवा ना खाना ही सिर्फ हेल्थ नहीं है, इट इज ऑल्सो द मेंटल कंडीशन, मेंटल हैप्पीनेस, हाउ यू डील द सोशल इंटरेक्शंस, इट इज ऑल्सो हेल्थ। सोशल में तुम क्या चिड़चिड़े हो, आर यू इरिटेटिंग, 10 लोगों को खुशियां दे पाते हो, नहीं दे पाते हो, तो इट ऑल कम्स। फिजिकल तो तुम्हारा शरीर हो गया, सोशल सोसाइटी के लिए क्या तुम एक बॉदरेशन तो नहीं हो, अदरवाइज सोशली यू आर स्प्रेडिंग हार्मनी, क्या तुम उनमें प्रेम व्यवहार बढ़ा रहे हो? अब मेंटल तुम्हारा कैसा है, क्या तुम्हारे घर के ही लोग तो परेशान तुमसे नहीं रहते? तो मेंटल वेलबींग होना चाहिए, यू शुड बी काम एंड कंपोज्ड, तुम्हारा बिल्कुल शांत दत्त चित्त होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और सोशली यू शुड बी, नाउ प्लीज कम श्रेया, प्लीज सिट श्रेया, 4 लोग और बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो खुशी फैल जाए तो फिर उससे क्या होगा? दैट्स वाई हेल्थ बहुत जरूरी है। वन कैन नॉट वर्क बेटर इफ ही और शी इज इल, ठीक है? ओके सर, आपने वो वर्किंग डेट के बाद में क्या लिखा है? सेकंड क्लास में सर, नीचे सेकंड क्लास। एट पार, पार का मतलब है बराबर, एट पार विद का मतलब है इफ यू आर वर्किंग एट पार विद स्नेहा, अगर ये 4 पत्थर उठा लेती तुम भी उठा लो तो तुम भी जल्दी, नहीं तो ये हनुमान बन जाएंगे। चलो उसी तुम अपने एज ग्रुप, ये जरूरी नहीं है कि तुम उनसे ज्यादा कर लो, उतना तो कर सको। धीरे धीरे ये मालूम है हमें कि संसार में सबकी हेल्थ डिग्रेड हो रही, पहले वाले बहुत ज्यादा कर लिया करते, नहीं करो। कोई बाल छू रहा है, कोई कमर क्यों छू रही, वो कर रहा है, अभी 8 का लड़का वो कर रहा है, पेन गोचते गोचते गोच दिया, घुसा दिया, खून निकल आया, उसको उसी में मजा आ रहा। उसकी मम्मी आ गई, वो हिटलर बनना चाहता है, जैसे हिटलर ने नहीं पेंसिल की मार डाला था। ये लोग सब पढ़ पढ़ के बर्बाद हो रहे हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? हिटलर से प्रेरणा दे दे, बताओ। वो मना कर रहे हैं कि बहन इस बार मान जा, मानी। अब जरा देखो, सो इफ ही इज इन, तो वो क्या काम कर पाएगा? नाउ ए सिक लेबर विदाउट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी, तो वो क्या हो सकता है? गॉड इज, इतना लिख देना काफी है। आगे लिखिए 6th क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? ये कवर किया जा चुका है। 7th देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? So, activities that add value to the national income. जसमिता सेंटेंस पूरा करो। Activities that add value to the national income is called, बताओ।
is called economic activity. जिससे हमारे देश का जो सकल घरेलू आय, नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय है वो बढ़ जाए. नाउ these activities are performed for earning money. ठीक है. These are production of goods. सर इसका वर्कफोर्स भी तो बता सकते हैं. वर्क फोर्स भी बता रहे हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो सर्विंग इन कंपनीज. फैक्ट्रीज, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आप क्या कह रही? सर इसके वर्कफोर्स कॉन्वेंट से कहा सकते हैं. क्या हो सकते हैं? 15 से 65 तक होता है. ये वर्क फोर्स हो सकता है. दैट इज वर्किंग क्लास करेगा. चलो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है? दीज आर नॉट परफॉर्म. नॉन are not aimed to या perform to monetarial gain. Either it is for self recreation, अपने मौज मजा के लिए की जाए, और for the family requirement, fulfilling the family need. हाँ, जिसमें पैसे का लेन देन होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. ये भी बात सही. It is done for fulfilling family need or self satisfaction. कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो जंगलों में जाके काम करते हैं फॉरेस्ट अफसर के साथ, और कोई पैसा नहीं देते. बात मालूम है कि नहीं? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जानते हो? तो वो वहाँ जाते हैं, कहते हैं हमें बस अच्छा लगता है नेचर में, हम काम करेंगे. बहुत अरबपति हैं, बस वहाँ रहते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, काम करते हैं. तो या फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो अपने घरों में की जाए, सिर्फ घर की सब्जी उगाई जाए, गार्डनिंग की जाए, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं. हाउस होल्ड वर्क भी हो सकता है. तो इसके एग्जाम्पल क्या है? तो जैसे सर्विंग इन बैंक एज क्लर्क, और ये क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग या टेरेस गार्डनिंग. वो तो कहीं बेचोगे नहीं, तो टेरेस गार्डनिंग. Why are women employed in low paid work? इसका आंसर दो इंद्रजीत. वुमेन्स जो भी हमारी एम्प्लॉयड होती है वो बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे नहीं है, छोटी पोस्ट में या क्लर्क की या लो पेड में ज़्यादा एम्प्लॉयड है. मैन के मुकाबले, ठीक है. दैट बिकॉज ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर लेस एजुकेटेड. Their family do not give them the chance at par to the boys of family. अभी आप लोगों को पता नहीं, लेकिन गांव में है, जो लोग गांव में रहते हैं वहाँ लड़कियों को उतना नहीं पढ़ाएंगे. पैसा नहीं, एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बच्चे हैं 3, तो किसको पढ़ाएंगे? सो एज द वुमेन्स ऑफ, अभी तुम लिटरेसी रेट देख लो इंडिया का, और तुम्हें क्या देखना है? लिटरेसी ऑफ फीमेल इज लेसर देन द मेल. तो दैट्स वाई दे आर लेस एजुकेटेड, लेस स्किल्ड. स्किल भी कम है. लड़कों को यहाँ वहाँ कंप्यूटर कोर्स या कुछ करा दिया. वुमेन आर लेस एजुकेटेड, लेस स्किल्ड, एंड ऑल्सो कंसीडर्ड एज लेस पावरफुल.
muscle power, less muscle power. So these leads them also they are having less scientific and technological knowledge. कितनी औरतें हैं जो तुमको पंचर बनाते हुए अभी देखी जैसे कभी टेक्नोलॉजिकल या कहीं पर आप देखो इंजीनियरिंग का काम या कहीं पर पुल बन रहा हो तो बहुत सारी कम औरतें हैं जो इस फील्ड में जाना चाहती हैं, कुछ मेडिकल में जा रही कोई कुछ। तो इस तरीके से साइंटिफिक नॉलेज या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में उनकी समझ कम है। आप देख लीजिए इलेक्ट्रिशियन की फील्ड में कोई औरत इलेक्ट्रिशियन बिजली का काम करने आती तुम्हारे? नहीं आती। इलेक्ट्रिशियन बुलाओगे तो मेल ही आएगा। सो दे आर हैविंग लेस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अप्रोच, दैट्स व्हाई दिस लीड्स देम टू रिमेन इन किसमें बताइए लो पेड वर्क। हाउएवर ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस, आजकल ऐसा हो गया है कि एआई का ज़माना है तो सीईओ है और एमबी है, तो उसकी वजह से अब जो फीमेल है वो कई जगह सीईओ या हायर कंपनीज की वो सब बन रहे हैं। लेकिन ये जो ऐसे काम है जो टेक्निकल है इन सब में ये प्रेफर नहीं करती क्योंकि इसमें मसल पावर भी चाहिए होती है।